हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड का क्लास 9th का जो आप लोग मॉडल पर जारी हुआ है उसमें साइंस का सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन को दोस्तों समझा कर आप लोग बताएंगे कैसे इसका आंसर होगा, क्योंकि उस सवाल से संबंधित अगर कोई और सवाल भी आता है तो उसको भी आप लोग बना लेंगे। और दोस्तों एग्जाम के लिए आप लोग का मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। क्या पता अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। स्वचालित वाहनों में दोस्तों जो वाहन अपने आप चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उन वाहनों में उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। मतलब मेन दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो यंत्र लगा रहता है वो क्या करता है, ठीक है, दूरी को प्रदर्शित करता है। तो वो होता है ऑडोमीटर, जो किसी दूरी को मापता है, ठीक है, जो किसी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो दोस्तों सड़क पर कार की गति यहाँ पर एक सरल रेखीय गति हो जाएगी, ठीक है, सड़क पर कार की गति, सड़क पर कोई आदमी चल रहा है उसका गति, ये सरल रेखीय गति हो जाएगी, क्यों लोग रेखा में जाते हैं। लोलक की गति तो होगा नहीं, सूर्य की तरफ चारों तरफ की गति भी तो होगा नहीं सरल रेखीय गति, और इनमें से भी कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या ठीक है 1 घंटा, तो इकाई सेकंड में दोस्तों तय की गई दूरी क्या होगी। तो इकाई समय में तय की गई दूरी दोस्तों होती है यहाँ पर हाँ, निश्चित दिशा बोला है तो वेग हो जाएगा, ठीक है। जब निश्चित दिशा होता है, क्यों, वेग का दिशा होता है, ठीक है, यहाँ पर इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी बाई टी बोल रहा है, डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है, तो भी हो जाएगा वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, अगर एक समान वेग से गतिमान है दोस्तों, तो उसका त्वरण क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर, संवेग कैसी राशि है। तो दोस्तों संवेग को याद रखिएगा, संवेग की दिशा होती है, इसलिए संवेग एक सदिश राशि हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसी राशि जिसकी दिशा होती है, जैसे संवेग हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, ठीक है, ये सारा सदिश राशि है, जबकि ऐसी राशि जिसका दिशा नहीं होता है, जैसे ऊर्जा हो गया, द्रव्यमान हो गया, सारा चीज क्या होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन संवेग क्या है, सदिश राशि है। हाँ, संवेग कैसा मात्रक पूछ सकता है, याद कर लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड संवेग की ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नंबर 6 नंबर, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कौन कहलाता है। दोस्तों सभी वस्तुएं अपनी परिवर्तन का विरोध करती है। कैसे विरोध करती है, मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो थोड़े अपने आप थोड़ी हिलता है, उसको हटाना पड़ता है बल लगा के, मतलब जिस पोजीशन में है उसका विरोध करता है। मान लीजिए आप ही सोए हुए हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप सोना ही चाहेंगे, ठीक है, उठना नहीं चाहेंगे ना, तो कोई भी वस्तु जो रहता है जिस काम में करता है उसको उसका विरोध करता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व में है, ठीक है। तो अभी ठंडा काल में जड़त्व कुछ ज़्यादा ही होता है आप लोग का बेड के साथ, कि बेड से कोई उठना नहीं चाहता है। बिन और बिल्कुल सटीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी अपना जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है वो जड़त्व के कारण ही करती है। संवेग का ऐसा मात्रक अभी मैंने आप लोग कहा था क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान 6 और 34 केजी हो तो किसका जड़त्व अधिक होगा। तो दोस्तों देखिए, हमने इससे पहले वाला सेट में भी बताया था कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, यानी कि बी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो बी का जड़त्व भी अधिक होगा, तो यानी कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गति का दूसरा नियम को हम लोग न्यूटन का वास्तविक नियम बोलते हैं, ठीक है। कौन सा नियम को, गति का दूसरा नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक नियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछा है, तो जी का वैल्यू, जी मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल बी नंबर सटीक आंसर हो जाए, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों क्या, 11 नंबर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 12 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जी का ऐसा मात्रक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी होता है उसका ऐसा मात्रक पूछा है,
ठीक है। जी का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जी का ऐसा मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए 13 नंबर। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। या कहा जा रहा है कि कोई दो वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, यहाँ पर इसके बीच का जो दूरी है इसको अगर आधा कर देते हैं, इसको घटा करके बी को सामने ले आते हैं, तो उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हर एक जगह पे है, आप और आपके दोस्त के बीच जो बैठे हैं उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब हर एक दूसरे दो वस्तुओं के बीच के में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो उसी अगर डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू क्या, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1m2/r² होता है। अगर हम डिस्टेंस को ही आधा कर देंगे, r को आधा कर देंगे तो r/2 हो जाएगा। r/2 मतलब r का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 गुना होकर ऊपर चल जाएगा, यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूरा फोर्स कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, अगर बल को आधा कर डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो हम लोग का जो बल है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, अभी दो अपने दोस्त बैठे हुए हैं और उससे अगर सामने आ गए आप, आधा डिस्टेंस में आ गए, तो आप लोग का बीच का अट्रैक्शन बल भी बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बल इतना नगण्य होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है ना, नहीं तो दुनिया में सब एक दूसरे से चिपक जाता। क्यों चिपक रहा है भाई गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, भाई गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। लेकिन दोस्त ये बल बहुत कम का होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उतना काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। और हाँ, अब सोचेंगे सर तो फिर फल नीचे क्यों गिर जाता है, क्योंकि काम अगर बल कम ही है तो नीचे क्यों गिर जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है, द्रव्यमान जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा। ठीक है, तो समझ ही सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है, तो खींचेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तु, ये तो हो गया, द्रव्यमान का मान सभी जगह पर क्या होता है, समान होता है। चाहे आप चांद तारा आकाश कहीं भी चल जाइए, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, वो समान हमेशा समान रहेगा। हाँ, भार बदल जाएगा जगह के हिसाब से। ठीक है, दी गई चित्र पदार्थ में किस अवस्था को कणों को दिखाया गया। दोस्तों ये ठोस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। ठीक है, ठोस के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इसके पदार्थ के कण के कौन सा गुण का पता चलता है। दोस्तों आप बैठे हुए रहते हैं अपने रूम में और घर में जो पूजा होता है तो आपको उसका महक अपने आप तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यही नियम हो जाएगा इसका। क्यों भैया, निरंतर गतिशील रहेंगे, गति करेंगे तब तो हमारी नाक तक हमारी उसका सुगंध पहुंचेगा। गति ही नहीं करेंगे, आएंगे ही नहीं तो कहाँ से पहुंचेगा। मतलब ये पदार्थ के कण गति करते ही ये वाला यहाँ पर गुण दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। दोस्तों विसरण मतलब कोई दो कणों का आपस में बहुत अच्छी तरह से मिल जाना। तो आप लोग जानते होंगे ठोस को मिलाने में दिक्कत होती है, द्रव में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन गैस में दोस्तों आप लोग देखे होंगे हवा में क्या कौन क्या मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। हवा में गैस बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है। तो विसरण की गति तेज किस में होगी, गैस में होगी, यानी कि ऑक्सीजन में होगी। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में उबलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसको बोल रहा देखिए क्या, वायुमंडलीय दाब पर मतलब आप लोग जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसमें 1 kg ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए उसका द्रव में बदल जाता है, तो उसको हम लोग जो ऊर्जा आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जब ठोस से द्रव में बदल गया उसको गलनांक बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्वथनांक बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वाष्पन की ऊष्मा दर बोलते हैं, नहीं। संगलन की गुप्त ऊष्मा, गल रहा है उसका गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है जो द्रव में बदलता नहीं है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, तो उस समय क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द्रव का जो वाष्प में परिवर्तित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अगला सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। सेल्सियस को दोस्तों जब भी आप लोग केल्विन में बदलेंगे तो 273 में जोड़ देंगे। ठीक है, 273 और 0 जोड़िएगा तो भैया 273 ही रहेगा ना, तो 273 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का व्याख्या कौन करता है, चारों ऑप्शन का आप लोग पढ़िए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए क्या है कि
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हाँ, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उसका विनाश। रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है भाई, हमको अभिक्रिया के बाद भी उतना ही चाहिए, यानी कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है किसी अभिक्रिया में, नहीं वो सृजित होते हैं, नहीं नया बनता है। ठीक, अगला सवाल 23 नंबर, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। दोस्तों किसी भी अगर हम लोग परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं उसको कार्बन 12 से कंपेयर करके ही निकालते हैं, तो कार्बन 12 का कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है अणु कहते हैं उसको हम। इससे पहले भी बताए हैं आपको, अणु हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणिक है, मतलब जिसमें 4 परमाणु है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इससे पहले वाला अगर आप लोग सेट 1 देखें हम समझा भी दिए थे कि ऑप्शन बी सही हो जाए, क्योंकि इसमें 4 परमाणु है। क्या है? 3 गो हाइड्रोजन है और 1 गो नाइट्रोजन, यानी कि 4 गो परमाणु है सर। आगे बढ़ते हैं सर 26 नंबर, 36 ग्राम जल को मोल में बदले, तो आपको मोल का फॉर्मूला आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। सर गिवन वेट क्या होता है? मतलब जो द्रव्यमान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है भैया? तो 36 दिया गया है। बाय एटॉमिक वेट मतलब जो आपका परमाणु को बोला है उसका वेट उस वो वाला क्या है? जल है, तो जल का द्रव्यमान कितना होता है? जल का सूत्र होता है H2O, तो 2 का हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और O का 16 मतलब 18 हो जाएगा। इसको काटिएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, यानी कि नंबर ऑफ मोलों की संख्या 2 हो जाएगी। और 2 ऑप्शन में है तो टिक कर दीजिए, नहीं है तो फिर भी यहाँ पे टिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? सेम से क्वेश्चन ही यहाँ पर 5 मोल दे दिया है, गिवन वेट आपको द्रव्यमान निकालना है, मान लीजिए m निकालना है, बाय एटॉमिक वेट नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जब भी होगा वो N2 के फॉर्म में रहेगा। 1 नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 1 मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? उसका परमाणु संख्या 7, उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस बोला है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जब बोलेगा दोस्तों तो यहाँ पर मोल की संख्या दे दिया है 5। ठीक है, हमको निकालना है द्रव्यमान, गिवन वेट निकालना है और मोलर वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मोलर हम लोग निकाल ही सकते हैं। N2 का कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, तो 28 को 5 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 140 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका का बिजली घर क्या है? तो दोस्तों कोशिका का बिजली घर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इन्हीं भाई साहब के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही होता है अपना कोशिका, अपना DNA और राइबोसोम। अगला सवाल, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को ही बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके साथ प्राकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो दोस्तों जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, परम सत्य उत्तर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? दोस्तों ये होती है अंतर्द्रव्यी जालिका में, अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या कितना हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, किसी जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या उस जीव से आधी होती है, यानी कि अगर इसमें 18 है तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जल और खनिज लवण, जल से जल, जल से जाइलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ये आप लोग का पौधों में जल और खनिज लवण का वहन करता है। रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और 37 नंबर बोल रहा है, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि और मांसपेशी को रचने वाली जोड़ना, दोस्तों इससे पहले भी आप लोग एक सेट में आया था ये सवाल, इसको बोलते हैं टेंडेन जो बोलना है। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोन और काइमा, तो क्लोरेनकाइमा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? कौन सा उत्तक का लंबाई से दोस्तों पौधे की लंबाई बढ़ जाती है विभाजन से? तो ये हो जाएगा विभाजोत्तक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी हुई है? अंतिम सवाल है दोस्तों 40 नंबर, और ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब देना है।
सभी लोग इसका आंसर बताइए, ढूंढिए, चाहे जहीं से भी हो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे, मैं इंतजार करूंगा। और आप लोग जो इतना पेशेंस से देखे, आप ही लोग दोस्तों अच्छा एग्जाम में नंबर जरूर लाएंगे। बस अच्छे से इस तरह से पढ़ते रहिए और रेगुलर मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। चलिए दोस्तों अभी इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।